जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसको मतलब अनाउंस कर दिया गया है। 23 जनवरी के आसपास जो है फॉर्म भराएंगे 22 फरवरी तक, तो सभी तैयार हो जाइए, है ना। और उसमें जो है जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो क्लासेस चल रही हैं, उससे आप अपने जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और करंट अफेयर से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो हो ही रहा है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, बादल चाहे कितना भी काला हो बारिश का इंतजार सब्र से करना पड़ता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में धैर्य, सब्र जिसे कहा जाता है पेशेंस, इसका इतना महत्व है कि अगर आप हड़बड़ी किए तो गड़बड़ी हुआ। अगर आप पेशेंस के साथ अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, रटने वाली मानसिकता अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलना जो है वो तय है। आप अगर पेशेंस से किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। आप जो है एक से ज़्यादा एग्ज़ाम सेलेक्ट कर मतलब उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो एक से ज़्यादा एग्ज़ाम में भी जो है सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और धैर्य के साथ जो है तैयारी करते रहें, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ अपना तैयारी करते रहिए। जैसे कि देख सकते हैं आप कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी का पोस्ट निकाला है। 32,438 वैकेंसीज है ना, जो कि फॉर्म भराएगा, कह रहा है कि 23 जनवरी 2025 से आपका 22 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है ना। अलग अलग जो है आपका मतलब 10th पास का क्राइटेरिया है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है ना, क्वालिफिकेशन के लिए। तो आपको याद रखना है, इसमें चूकना नहीं है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इनका नाम है वितुल कुमार। तो संतोष भगत ने वितुल कुमार है सर, वेरी गुड, क्या बात है। शशि टंडन ने भी वितुल कुमार जवाब दिया है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 2009 में सीआरपीएफ में के उप महानिरीक्षक बने हैं। 2012 में महानिरीक्षक बने हैं। 2018 के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, वेरी गुड शशि। चलो, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। युद्ध में हुए अनाथ बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए, उनके भरण पोषण, उनके पालन पोषण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और ऐसा सभी मनोकामना करना चाहिए सबको, ऐसा मतलब दुआ करना चाहिए, ऐसा जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि युद्ध की स्थिति कभी ना बने, ठीक है। जिससे कि ये जो बेसहारे बच्चे होते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया और इजराइल और फिलिस्तीन, ऐसे देशों में युद्ध की स्थिति बनी और वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए, यतीम हो गए, और उनको जो है सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं मेरे प्रिय साथियों, इसलिए जो है किसी को ऐसी नौबत ना आए कि कोई यतीम हो जाए, ठीक। हाल ही में निम्न में से किसने नई दिल्ली में पुस्तक का नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज है यार, कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। बाप रे, इतना सारा नाम है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक्चुअली बुक का ऐसा टाइटल है, देख सकते हो, ऐसे है ना। तो इसको किसने इसका विमोचन किया है? तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। अब इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत ये है, इस बुक की विशेषता मेरे प्रिय साथियों ऐसी है कि इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है,
आगे मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा है उससे वो लगी हुई थी जब तक, तो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हुए और सरकार ने उस पर क्या जो है प्रतिक्रिया की, क्या उसमें एक्शन लिया, क्या उसमें बदलाव किया, इन सभी सारी चीज़ों की डिटेलिंग जो है इस बुक में आपको मिलेगी। बुक काफ़ी अच्छी है, मैं भी इसको पढ़ूंगा। ठीक है, एडिटर कौन है? तो राघवेंद्र तनवर है ना। तो गृह मंत्री और सहकारी मंत्री जो है अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। और भारत की भौगोलिक संस्कृति एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की असमानता के मिथकों के खारिज करना, मतलब जो असमानता के जो मिथ फैला हुआ है उसको खारिज करना और ऐतिहासिक जो हमारे सत्य है उसको जो है क्या करना, स्थापित करना। ठीक है, 8000 वर्षों से अधिक समय में भारत का इतिहास कश्मीर की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है। ठीक है, जिसमें ज्ञान प्रणालियाँ, आध्यात्मिकता, संस्कृति, लिपियाँ, इन सभी सारी चीज़ों को बताया गया है। लद्दाख में बौद्ध धर्म बहुल्य क्षेत्र है, उस जगह की जो है व्याख्या की गई है। कश्मीर की अलग व्याख्या की गई है। जो सूफिज़्म होता है ना, इस्लाम धर्म में जो सूफी पंथ होते हैं उसके बारे में जागरूकता, उसके बारे में जागरूकता बोलता हूँ भाई, उसके बारे में नॉलेज इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो इन सभी चीज़ों को इस बुक में क्या किया गया है, मतलब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 8000 वर्षों के इतिहास शामिल है, जैसे मैंने बताया। कश्मीर को कश्यप की भूमि कहा गया है। अनुच्छेद 370 5 अगस्त 1970 का ऐतिहासिक अनुच्छेद 370 के उन्मूलन को पीएम मोदी का श्रेय दिया है ना। अलगाववाद, आतंकवाद की जड़ बताया गया है 370 को, है ना। 70% आतंकवाद की कमी हुई है, इसी वजह से 370 हटा है। तो ऐसा इस पुस्तक में सारी चीज़ें बताई गई है। क्लियर? चलें आगे। चलो, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ददा के खतरे में आ गया है, मतलब क्या सामना कर रहा है? तो फिर से ऐसा डरना नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और ज़बरदस्ती का अफवाह नहीं फैलाना है। ठीक है, ये जो आपका ह्यूमन मेटान्यूमोरिक वायरस जो है, न्यूमो वायरस जो है, HMPV जिसे कहा गया है, ये चीन में फैल गया है। चीन के अस्पतालों में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन ये एक कहा जा सकता है नॉर्मल सा सर्दी जैसा, खांसी जुकाम में जैसा लगता है वैसा ही बीमारी है। जैसे आप देख सकते हो, खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई होना। नॉर्मल सर्दी हो जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे अभी मैं हूँ, मेरे को सर्दी है, तो मैं अगर सांस ले रहा हूँ, मैं ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ सांस नाक से, तो मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ। तो सर्दी में नॉर्मल ऐसा होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसमें पैनिक नहीं होना है ना, बता दे रहा हूँ, इतनी तेती नहीं फैलाना है ना। चलो, चीन में वर्तमान ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है फैल चुका है और 3 से 6 दिन तक होता है। ये नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी होता है वैसे ही होता है। और इसको रोकथाम के लिए क्या है इसके उपाय? हाथ धोते रहो, मतलब हाथ 20 सेकंड तक धोना है, नॉर्मल अच्छी तरह से हाथ धोना है। हाथ धोने का तरीका ऐसा है कि ऐसे हाथ नहीं धोना है, हाथ को जो है प्रॉपर धोना है, अंदर भी साफ करना है। नेल्स जो है वो कटे होने चाहिए जिससे आप साफ सुथरे रहोगे, है ना। साथ ही साथ बिना धुले चीज़ों को छूना नहीं है। और जहाँ पर वो मरीज़ है उसका अगर कुछ छुआ हुआ है तो छुआछूत नहीं मानना है, उसको साफ कर लेना है, अपने आप को भी साफ कर लेना है ना। एकदम से ऐसे नहीं फैल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है और चीन में ये काफ़ी व्यापक रूप से देखने को मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए साल जनवरी 2025 पर छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना लाई है? 2024 नवंबर में इसको फाइनल कर दिया गया था, लेकिन नए साल से नई सौगात है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी। अब ये क्या है? तो ये एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन मतलब योजना है, शिक्षा योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से भी अधिक छात्रों को इसका फायदा होगा। अलग अलग मतलब राज्यों में अलग मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप जा सकते हो, गूगल में सर्च करोगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा।
इसमें होगा क्या, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश के छात्रों को रिसर्च के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचाना है। इस योजना को टीयर 2 और टीयर 3 के छात्र वर्गों तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें बेसिकली ये है कि जो भारत के साथ साथ बाहर की भी थ्योरीज और बाहर के देशों के जो है आपके थ्योरीज जो है पढ़ना चाहता है, क्योंकि इसमें भारत के बहुत सारे संस्था और साथ ही साथ आईआईटी, आईआईएम ये सभी लोग जो है जुड़ने वाले हैं। जैसे देख सकते हो 2 चरणों में लागू की जाएगी। टीयर 1 टीयर 2 में 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 13,400 अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स, ये क्या है, जर्नल्स क्या है, तो अलग अलग थीसिस है, अलग अलग रिपोर्ट्स है, अलग अलग स्टडीज मटेरियल है जो कि प्रोवाइड की जाएगी। जितना पढ़ सकते हो उतना मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। देशव्यापी रूप से होगी स्कीम की पहुंच, मतलब कि देशव्यापी पूरे देश में होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। आईआईटी समेत सभी सरकार द्वारा फंड प्राप्त हायर इंस्टीट्यूट लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को होगा फायदा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। क्लियर, चलो ये फिर से आगे क्या, चलो अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जानते हो मैं दोनों को सही रखता हूं, है ना। इसके तहत 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और स्वर्ण पुरस्कार विजेता को 10 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन रजत पदक जो जीतेगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, है ना। ई गवर्नेंस पुरस्कार जब वितरित होगा तो किस किस क्षेत्र में दिया जा रहा है ये भी दिया जाएगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ाना, ई गवर्नेंस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान देना, है ना। मतलब जितने भी कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी मतलब कहा जा सकता है इंटरनेट और ई वे पे जितना ज़्यादा प्रशासन का संचालन आसान तरीके से किया जा सकता है उस पे जो है बल दिया जाएगा इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उर्वरक विभाग के किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देना और डाई अमोनियम फास्फेट के साथ साथ डीएपी पर एक मुफ्त विशेष पैकेज प्रोवाइड करना, उपयुक्त दोनों हो गए इसका आंसर। ठीक है, अब ये कहानी है क्या, तो सरकार जो है अच्छी गुणवत्ता के जो है पोषक तत्व प्रदान करने के लिए न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी एनबीएस प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो है आप क्या कर दिया है, तो इसमें जो है आपका डाई अमोनियम फास्फेट पर एक मुफ्त विशेष पैकेज प्रोवाइड करेगा, मतलब छूट देगा खातू प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब ये स्वीकृति प्रस्ताव की बात करें तो 3500 रुपये प्रति मैट्रिक टन विशेष जो है पैकेज लागू करेगा। क्लियर, कब से है, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, और अगले निर्देश का टाइम आएगा तब तक ये स्कीम चलते रहेगी। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी मतलब कहा जा सकता है पहल है। एनबीएस मैंने क्या कहा, जैसे कि फुल फॉर्म बताया मैंने, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। इसको 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट किया गया है केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, सल्फर ये सभी प्रोवाइड कराया जाता है पोषक तत्व। और इसका उद्देश्य है उर्वरकों में संतुलन बनाए रखना, किसानों को उचित मूल्य पर जो है आपका उर्वरकों को मुहैया कराना। ठीक है, उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, अच्छे से उत्पादन और बढ़ाएं वो भी, ताकि नवीन उर्वरकों की शुरुआत को प्रोत्साहित करना। जैसे कि आजकल नॉर्मल पैकेट वाइज उर्वरक आ गया है, लिक्विड उर्वरक, उसका छिड़काव किया जाता है खेत में। उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, है ना, मतलब उर्वरकों का प्रयोग को बेहतर तरीके से मतलब किसानों के बीच में उसका नॉलेज बढ़ाना कि उर्वरकों को कैसे उपयोग करना है। एकदम भर पेट भी उर्वरक नहीं डाल देना है मिट्टी में, है ना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। चलो, टिनिटस बीमारी के संबंध में कौन सा कथन सही है। मैं अभी चेक कर रहा था तो मेरे को लगा मेरे को भी है क्या ऐसे करके, लेकिन नहीं है। आपका टिनिटस बीमारी कान से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को कानों में बिना किसी बाहरी आवाज के आवाजें सुनाई देती है। सीटी आ जाता है किसी में, है ना,
किसी को ऐसा होता हो कुछ बताना मेरे को, ठीक है, इसका उपाय बता देता हूँ आगे में। जो है दोनों सही है। बाहरी आवाज सुनाई देता है, सीटी बजता है। बहुत सारे लोग, 720 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित है। 740 मिलियन लोग 120 मिलियन से अधिक गंभीर लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। तो ये बनाया है किसने, ये मशीन बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है, जिससे कि टिनिटस जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकेगा। इससे वो आपका मतलब कहा जा सकता है कि उसकी बीमारी का बेहतर तरीके से पता लगा पाएगा, है ना, और गोली दवा के माध्यम से ठीक हो जाएगा फिर बीमारी। ठीक है, चलो। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जम्मू में अपना कैडर का कौन सा रेलवे डिवीजन स्थापित कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ग्रुप डी वाले लोग तो और 69 नंबर का जो है डिवीजन बन जाएगा। टोटल भारत में 68 डिवीजन है, नवीनतम डिवीजन जो है वो जम्मू जो है आपका डिवीजन होगा। ठीक है, जम्मू डिवीजन बनाया जा रहा है। टोटल 18 जोन है जो कि 68 डिवीजन में बटा हुआ था। अब 69th जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू। ठीक है, रेल मंत्रालय 1905 लॉर्ड डलहौजी के समय से चालू हुआ है। करजन छोड़ा था, डलहौजी आया था इस समय। नई दिल्ली भारत में मुख्यालय है, भारत सरकार के अधीन है। सबसे बड़ा नियोक्ता है कौन, तो रेलवे। ठीक है, 18 जोन है, एक एक जोन पता होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर, चलो। अब जम्मू बन रहा है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का नाम घोषणा किया है और पुरस्कार प्रदान करेंगी। महाराष्ट्र में 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया गया है, बहुत ही अच्छा पहल है। नोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पुणे ने सर्जिकल रोबोट बनाया है, जिससे कि जो है आपका सर्जरी अब रोबोटिक वे पे होगा। प्रोफेसर रमेश चंद जी थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष बने हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के। पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसमें एंटी डिप्रेशन स्क्वाड बनाया गया है वन्य जीवों के लिए भी और वहाँ स्थानीय निवासियों के लिए भी। गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सा ऐप है, तो ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पर बना है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। ये रहा ऑप्शन, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।